तो गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तो 2 चरणों में ये गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जैसे कि 2017 में हुआ था। 2017 में भी 2 चरणों में चुनाव हुआ था गुजरात में, और इस बार भी 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहला चरण 1 दिसंबर को और दूसरा चरण 5 दिसंबर को, और मतगणना होगी यानी कि वोटों की गिनती होगी 8 दिसंबर को। तो कुल मिलाकर सीट हैं 182, और इस बार 3 पार्टियों के बीच ये मुकाबला है। वैसे गुजरात में हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये मुकाबला होता रहा है, लेकिन इस बार का ये मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है क्योंकि आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है। तो चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। The date of issue of notification would be for the first phase 5th of November, and for the second phase 10th of November. For making nominations, it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. तो तारीखों का ऐलान, कुल मिलाकर सीट 182 गुजरात विधानसभा में, और 1 दिसंबर और 5 दिसंबर 2 चरणों में वोटिंग होगी, और 8 दिसंबर को नतीजे घोषित हो जाएंगे। तो 2 राज्यों में ये चुनाव, हिमाचल की तारीखों का ऐलान पहले ही हो चुका है, 12 नवंबर को वहां पर मतदान होना है, और अब गुजरात के लिए भी ये सियासी बिसात बिछ चुकी है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर 2 चरणों में गुजरात में चुनाव होंगे। मतगणना होगी 8 दिसंबर को। और डिटेल्स हम ले लेते हैं, हमारे सहयोगी मनीष देसाई इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, अब चुनावी तारीखों का हर कोई इंतजार कर रहा था, और अब सियासी अखाड़ा सज चुका है, और हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने से तीनों ही पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी, सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो अहम बातें रही हैं, कुल मिलाकर जो वोटर्स हैं वो 4.9 करोड़ रहने वाले हैं। 3.24 लाख नए वोटर इसमें ऐड हो रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जीतू भाई पटेल जुड़ चुके हैं। जीतू भाई पटेल जी, अब तो तारीखों का भी ऐलान हो गया है, कमर कस ली है आपने चुनावों के लिए। इस बार कौन से अहम मुद्दे हैं जो मतदाताओं को प्रभावित करेंगे? आप जानते हो कि भ्रष्टाचार काफी बड़ा है, और 30 अक्टूबर को जो घटना मोरबी में हुई और जिसके कारण मानव वध हुआ, ये मर्डर का केस बनता है। ऐसे ही आप देखोगे तो गुजरात में बोटाद में वो दारू का लट्ठा कांड हुआ था, उसके पहले कितने ही परीक्षा के पेपर फूटे थे। उसके पहले आप देखो तो अनेक घटनाएं जो बनी है, ये बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये सब मुद्दे हावी हों। ये तो कांग्रेस की ओर से भ्रष्टाचार, महंगाई और मोरबी पुल हादसे, इसको खास तौर पर उठाने की कोशिश की जा रही है, और हम देख रहे हैं इसको लेकर किस तरह से भी बयानबाजी है वो यहाँ पर तेजी पकड़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार भी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। अजय कुमार, जैसा कि आपने सुना, कांग्रेस की ओर से ये मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, महंगाई, जिसको लेकर लगातार उठाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन अगर हम चुनाव प्रचार की बात करें तो जिस तरह से बीजेपी की ओर से जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा, और वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है, कांग्रेस कहीं ठहरती हुई, टिकती हुई नजर आ रही है उनके मुकाबले? इसमें कोई शक नहीं मीमांसा की चुनाव की बिगुल बजने के साथ ही अब तैयारियां ज़बरदस्त तो होने जा रही हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि ज़बरदस्त तैयारियां गुजरात को लेकर चल रही थी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम वरिष्ठ नेताओं की बात की जाए तो उनकी यात्राएं बहुत ज़्यादा रही हैं। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 15 दिन गुजरात में बीते 3 महीने में गुजारे हैं, जो प्रदर्शित करता है कि गुजरात कितना महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इसलिए भी क्योंकि गुजरात में लगातार 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार है,
और इस बार प्रतिष्ठा का सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य तय किया है कि 2/3 से भी ज़्यादा बहुमत से वो इस बार का चुनाव जीतेंगे। यानी कि 130 से ज़्यादा सीटें, 182 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है और इसके लिए मशक्कत बहुत ज़बरदस्त तरीके से की जा रही है। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करें तो दोनों अपने अपने मुद्दों पर जरूर रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के विकास की तमाम गाथाएं अपनी जनता के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। उनकी किसी भी रैली को आप देखें, रोड शो को देखें, जनता का उत्साह बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। लेकिन अभी अगर हम बात करें मीमांसा, तो जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नए मतदाता कितने आ रहे हैं। इस बार 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जो कि मतदान पहली बार कर पाएंगे, पहली बार मतदान करने वालों की संख्या तकरीबन 4.5 लाख है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पैदा होने के साथ ही गुजरात में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी है। दरअसल अगर आज आप गुजरात की डेमोग्राफी को देखें तो 30 साल तक के उम्र के लोग जो आज गुजरात में हैं, उन्होंने तो राज्य में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहले गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके शासनकाल की उपलब्धियां देखी हैं। तो एक पूरी पीढ़ी है, एक नई पीढ़ी है जो कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बात जानती है। कांग्रेस ने अभी तक अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन बीते 27 साल में 2017 में किया था, जब 77 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस के कुछ विधायकों ने कांग्रेस का दामन छोड़ा और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस की तैयारियों पर अलग अलग टिप्पणियां की जा सकती हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा परिस्थिति दिखाई दे रही है इसमें भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही आक्रामक रणनीति और उसके साथ साथ उपस्थिति के साथ जमीन पर मौजूद है। कांग्रेस की तरफ से अभी भारत जोड़ो यात्रा बहुत प्रमुखता हासिल कर रही है। राहुल गांधी की यात्रा अभी तक गुजरात पहुंची नहीं है। गुजरात में बड़े पैमाने पर कांग्रेस की उपस्थिति वैसी दिखाई नहीं दे रही। अरविंद केजरीवाल जरूर वहां पर मौजूद हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, ऑटो में बैठ रहे हैं, कई तरह की लोक लुभावन परियोजनाओं की बात करते हैं, यहाँ तक कि फ्रीबीज की भी बड़े पैमाने पर बात कर रहे हैं। और फ्रीबीज से ही याद आता है कि अभी मुख्य चुनाव आयुक्त ने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा कि फ्रीबीज के जरिए चुनाव को प्रभावित करना दरअसल लोकतंत्र में अच्छी परिपाटी नहीं है। इस पर भी चर्चा लगातार हो रही है। तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के द्वारा फ्रीबीज जो देने की बात कही जा रही है, 300 यूनिट बिजली फ्री, हर महिला को 1000 रुपये प्रतिमाह मुफ्त में, इस तरह की योजनाएं क्या वाकई में वोटर को प्रलोभित करने के लिए हैं या उनकी बेहतरी के लिए हैं, ये विवेक और इस पर चर्चा भी चल रही है। लेकिन मुख्यतः अभी अगर देखा जाए तो 2 फेज का चुनाव जो कि घोषित किया गया है, ठीक वैसे जैसे 2017 में था। 2017 में भी जब फर्स्ट फेज का चुनाव था उसमें 89 सीटें थीं, दूसरे फेज के चुनाव में 93 सीटें थीं। इस बार भी ठीक वही इंतजाम किया गया है और उसी आधार पर इस बार भी चुनाव हो रहे हैं। तो बहुत समानताएं देखने को मिलेंगी 2017 के चुनाव और 2022 के चुनाव में। इस बीच अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने सभी 26 सीटों पर अपनी जीत हासिल की थी और उसके आधार पर अगर हम वोटिंग परसेंटेज देखें तो 60% से भी ज़्यादा वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में हासिल किया था, जो प्रदर्शित करता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए आसार बहुत अच्छे हैं। वोटिंग परसेंटेज, पोल परसेंटेज के मिलाकर अगर 50% के आसपास पहुंच जाता है, जो कि 2017 में नहीं बल्कि उसके पहले 2012 में देखने को मिला था, तो काफी फायदा भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है। मीमांसा जी। और अजय, 2017 में जैसा आपने बताया कि कांग्रेस का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा था जब 77 सीटें हासिल करने में कांग्रेस को कामयाबी हासिल हुई थी। और उससे पहले अगर चुनाव प्रचार की बात की जाए तो राहुल गांधी बहुत ही सक्रिय नजर आ रहे थे 2017 के चुनाव से पहले। और जिस तरह से उन्होंने टेम्पल रन, जिसकी काफी चर्चा हुई, अलग अलग मंदिरों में वो घूम रहे थे हिंदुत्व की काट के लिए, जो कि बीजेपी का मुख्य एजेंडा हर बार रहता है। और साथ ही एक दत्तात्रेयी, एक ब्राह्मण की छवि के तौर पर उनको पेश करने की भी कोशिश की गई थी और उसका नतीजा भी देखने को मिला। लेकिन इस बार आप भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल हैं जिसकी शुरुआत की गई कन्याकुमारी से और आगे बढ़ रही है वो यात्रा। लेकिन वो यात्रा इस राज्य से होकर नहीं गुजर रही है, लेकिन एक साइलेंट कैंपेनिंग की बात की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। और वो कह रहे हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है इस बार कोई शोर शराबा नहीं हो रहा है और बहुत ही साइलेंटली अपने कैंपेन को आगे बढ़ा रही है कांग्रेस पार्टी, और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में।
अब ये साइलेंट कैंपेनिंग को लेकर आगाह भी किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को। आपको लगता है कि ये साइलेंट कैंपेनिंग का कुछ असर क्या हो सकता है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ग्राउंड पर उस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ पाने में कामयाब हो रही है? देखिए, ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वोटर के दिमाग को कोई भी व्यक्ति, कोई भी आकलन या आकलन करने वाला व्यक्ति पढ़ नहीं सकता। और इस बारे में ये कहने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए कि भारतीय मतदाता बहुत ही समझदार, बहुत ही सुदृढ़ मतदाता है, जो जानता है कि उसे क्या चाहिए, उसे भरोसा होता है किस पॉलिटिकल पार्टी पर उसका आशय होना चाहिए, और इसी आधार पर भारतीय मतदाता अभी तक वोट करता आया है। और इस पूरे मामले पर मीमांसा जी, एसवाई कुरैशी जी, फॉर्मर सीईसी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुरैशी साहब, बहुत स्वागत है आपका। गुजरात के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, हिमाचल के चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, लेकिन गुजरात पर हर किसी की नज़र रहती है। एज सीईसी, गुजरात के चुनाव जब आपने कराए, आपके लिए कितना मुश्किल या आसान रहा है? मुझे आपका सवाल सुनाई नहीं दिया। हम अभी उसको तुरंत दुरुस्त कराते हैं। कुरैशी साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? कुरैशी साहब, आपकी आवाज अभी आ रही है जी सर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। गुजरात के चुनाव की महत्व पूरे देश में कितना है, हम सब बखूबी जानते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए जब आपने गुजरात के चुनाव कराए थे, आपको कितना आसान या मुश्किल लगता है गुजरात का चुनाव? ये गुजरात का चुनाव जो जैसे हर स्टेट का चुनाव मुश्किल भी होता है और रूटीन भी है। अब तो इतने बड़े बड़े चुनाव, पूरे देश का चुनाव जो दुनिया का बिगेस्ट इलेक्शन होता है, वो करने के बाद इलेक्शन कमीशन के बाद इतना एक्सपीरियंस है कि गुजरात के चुनाव में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है। बल्कि गुजरात तो कंपैरेटिवली पीसफुल स्टेट है। चुनाव तो ज़्यादा मुश्किल होते हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है, जैसे बिहार, यूपी, बंगाल, असम, या जहाँ पे मनी पावर का इस्तेमाल बहुत होता है उसकी, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो उसके मुकाबले में तो गुजरात मच सिंपलर, बहुत सीधी सादी स्टेट है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है वहाँ के इलेक्शन में। सर, अभी हमने देखा कि गुजरात के चुनाव में या उसके पहले भी फ्रीबीज की चर्चा बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। क्या आपको लगता है कि फ्रीबीज जिस तरह से घोषित की जा रही हैं और पहले भी होती रही हैं, दक्षिण के राज्यों में भी हमने देखा, उत्तर के राज्यों में भी देखा और दिल्ली के चुनाव में प्रमुखता से देखा, इस पर चर्चा बहुत हो रही है। आज मुख्य चुनाव आयुक्त भी इस पर अपनी टिप्पणी और राय सामने रख रहे थे। मैं आपसे समझना चाहता हूं सर, जिस बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी गुजरात में फ्रीबीज सामने रख रही है, क्या इस तरह का प्रलोभन वोटर के लिए सही है? नहीं, मैं हैरान हूँ कि आप एक पार्टी का नाम ले रहे हैं कि वो फ्री भी वो कर रही है। कौन सी पार्टी नहीं करती? हर पार्टी करती है, खूब दबा के करती है। मेरा विचार वैसे बाय द वे इसमें ये है कि फ्री बीज को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि फ्री बीज जो मैनिफेस्टो हाउस होती है वो तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इसलिए उसको तो आप हर पार्टी में अपने वोटर से कम्युनिकेट करना होता है कि वो क्या ऑफर करेंगे, तो वो अनाउंसमेंट करते हैं। मेरी फ्री भी आपकी वेलफेयर स्कीम है, आपकी फ्री भी मेरी वेलफेयर स्कीम हो सकती है। तो वेलफेयर स्कीम और फ्री भी में डिस्टिंक्शन बड़ी कम है। इसमें मुदाखलत, मैंने इस पर 1-2 आर्टिकल भी लिखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी मुदाखलत की कोशिश करती है, जो गलत है। इलेक्शन कमीशन मुदाखलत की कोशिश करती है, वो भी गलत है। आप कैसे रोक सकते हैं कि क्या अनाउंस करना चाहते हैं? उसमें ये साहब आप ये उन्होंने ऐड कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने एक चैप्टर 8, फिर इसको फाइनेंस हम कहाँ से लाएंगे और कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर ये होता है कि इलेक्शन कमीशन ही बैठ के ये देखे क्या उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की या जो प्रॉमिस था वो झूठा था। अब ये काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है, तो वोटर का काम है। आप किसी पार्टी ने कुछ झूठा प्रॉमिस किया, वो वोटर याद रखे और अगले इलेक्शन में उसको पनिश करे। ऑपोजिशन पार्टी याद करें और वोटर को याद दिलाएं, मीडिया याद करे और याद दिलाए सबको। हर चीज़ इलेक्शन कमीशन पहले से फैसला कर दे तो फिर वोटर क्या करेगा? तो इसलिए फ्री भी के इशू पे आप 2 रुपए या 1 किलो रुपए राइस या व्हीट जो बढ़ता था शुरू में एनटीआर ने किया, बहुत बुरा भला कहा गया, लेकिन आप देखेंगे स्टारवेशन डेथ्स बंद हो गई।
जी जो, कुरैशी जी नीतीश कुमार ने बाइसिकल लड़कियों को देनी शुरू की, बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। वहाँ लड़कियों का इनरोलमेंट स्कूलों में बढ़ गया और ड्रॉप आउट रेट घट गया। तो बहुत सारी ये फ्री बी स्कीमें तो बड़ी रेवोल्यूशनरी स्कीमें हैं। और वोटर ही इसको देखेगा और मीडिया और पॉलिटिकल पार्टीज इसको का एनालिसिस करके लोगों तक जाएं। इलेक्शन कमीशन पे को इसमें न ड्रैग करें, मेरी ये राय है। जी कुरैशी साहब, इन चुनावों को कहा जा रहा है कि ये सिर्फ राज्य के चुनाव नहीं हैं, ये 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उससे पहले के रिहर्सल इसे माना जा रहा है। आपको लगता है ये नहीं। इतने ज्यादा अहम है? नहीं, देखिए हर चुनाव अहम होता है और हर चुनाव के बारे में ये कहा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो चुनाव होता है उसके बाद वाले चुनाव में उसका पे क्या असर पड़ेगा, ये तो हमेशा